हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए ये आईटीआई से संबंधित ये पार्ट 5 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 81 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कठिन गियर शाफ्टिंग का क्या कारण होता है कि बियरिंग खराब होना, या फिर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट खराब होना, या फिर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का अटकना, या फिर फ्लाई व्हील रिंग घिसा हुआ। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी यानी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का खराब होना ही कठिन गियरिंग सिस्टम का कारण है। ठीक है, दूसरा है कि किस प्रकार का गियर बॉक्स शिफ्ट पर गियर को मिलाने वाले दोष दूर करता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, या फिर सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, या फिर कंटेंट मैश गियर बॉक्स, या फिर कंपाउंड गियर बॉक्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। ठीक है, यही क्या बोलते हैं गियर बॉक्स सॉफ्ट पावर गियर को मिलाने वाले दोस्त का यही कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं। गियर बॉक्स में सिंक्रोमैश एक्शन आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो गियर शिफ्टिंग में शोर प्रदान करें, या फिर जब वाहन में गति हो तो आसान गियर शिफ्टिंग, या फिर जब गति में वाहन हो तो आसान गियर शिफ्टिंग, या गियर बदलने के दौरान गियर के दांतों को नुकसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी, जब गति में वाहन हो तो आसान गियर शिफ्टिंग ही गियर बॉक्स में सिंक्रोमैश एक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चित्र देखिए, इसमें जो यक्ष है वो बताइए क्या दर्शाया गया है। आपका यहाँ पे दिया गया है कास्ट एंगल, किपनिंग एक्सीलेशन, या फिर कैम्बर एंगल, या फिर इंक्लूड एंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कैम्बर एंगल। ये जो एक्स दर्शाया गया है ये कैम्बर एंगल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये जो एक्स है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। इसमें जो एक्स है वो क्या दर्शाया गया है? मोटर, या फिर असिस्ट मैप, या फिर कंपन सेंटर, या फिर एब्जॉर्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मोटर हो जाएगा। ठीक है, मोटर इसमें दर्शाया गया है एक्स। अब ये जो चित्र है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में ये प्रयोग होता है, तो इस चित्र का क्या नाम है? फ्लो कंट्रोल वाल्व, या फिर रोटरी वाल्व, या फिर अनलोडिंग वाल्व, या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रोटरी वाल्व दर्शाया गया है। ठीक है, रोटरी वाल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग है? ये देखिए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग के में कौन सा भाग है? फ्लो कंटेनमेंट वाल्व, अनलोडिंग वाल्व, या फिर रोटरी वाल्व, या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में ये न्यूट्रल में जो यक्स है वो किसको दर्शाया गया है? लोअर सिलेंडर को, अपर सिलेंडर को, वाल्व स्लीव, या फिर इनपुट शाफ्ट को। तो ये जो इसमें दिखाया गया है वो आपका डी, यानी कि इनपुट शाफ्ट को दिखाया गया है। ठीक है, डी यहाँ पे दिखाया गया, ऑप्शन डी, इनपुट शाफ्ट को दिखाया गया है। ठीक है, आइए जो इस चित्र में कौन सी प्रकार का पावर स्टीयरिंग दर्शाया गया है बताइए? कौन से प्रकार का पावर स्टीयरिंग? पहला है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, लीकेज पावर स्टीयरिंग, या फिर सेमी पावर एलिप्टिकल स्प्रिंग, या फिर फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग दर्शाया गया है। ठीक है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग इसमें दर्शाया गया है। आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। यह किस प्रकार का लीफ स्प्रिंग है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्वार्टर
एलिप्टिकल स्प्रिंग या ट्रांसवर्स स्प्रिंग या फिर सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग या फिर फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्प्रिंग। ये ट्रांसवर्स स्प्रिंग है, ठीक है। आगे ये किस प्रकार का इसमें स्प्रिंग दर्शाया गया है बताइए। ऑप्शन दिया गया है ट्रांसवर्स स्प्रिंग या फिर फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग या फिर कन्वर्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग या फिर सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग, ठीक है। क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये किस प्रकार का लिप स्प्रिंग है। ऑप्शन दिया है सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग, क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग या फिर थ्री एलिप्टिकल स्प्रिंग या फिर ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो ठीक है, इसमें ये किस प्रकार का दर्शाया गया है, तो इसमें ये हो जाएगा पहला, यानी कि सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग है, ठीक है। सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बताइए किस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम है ये, बताइए। ये गाड़ी में लगा रहता है, किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है। पहला है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, परंपरागत सस्पेंशन सिस्टम या फिर एयर सस्पेंशन सिस्टम या फिर रबर सस्पेंशन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि परंपरागत सस्पेंशन सिस्टम। ये ठीक है, परंपरागत सस्पेंशन सिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग है, ये बताइए किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग है। यहाँ पे दिया भी है मोनो लीफ स्प्रिंग या फिर फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग या फिर मल्टीपल लीफ स्प्रिंग या फिर कॉइल स्प्रिंग। तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग है ये, ठीक है। फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। ये गाड़ी का एंगल है, जब गाड़ी आप मुड़ाते हैं पावर स्टीयरिंग का, तो जब मुड़ाते हैं तो ये जो कोण बनता है वो क्या दिखाता है, मतलब उस कोण को क्या नाम बोलते हैं। कैम्बर एंगल या फिर कास्टल एंगल या फिर थ्रस्ट एंगल या फिर इंक्लूड एंगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं 95 का, 95 का सी, यानी कि थ्रस्ट एंगल दर्शाता है, ठीक है। थ्रस्ट एंगल सी वाला हो जाएगा, इसमें सी यानी थ्रस्ट एंगल दर्शाता है। आगे चलते हैं। ये बताइए क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम में कंबाइंड का निर्धारित मान क्या है, मतलब कितना तक रह सकता है उसका मान, ठीक है। 5 से 8 अंश या फिर 9 से 10 अंश या 12 से 15 अंश या 15 से 18 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 9 से 10 अंश मान उसका रह सकता है, ठीक है, बी। आगे चलते हैं। ये गाड़ी का चक्का है, देखिए जब गाड़ी के पहिया को आगे से देखते हैं तो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, अपने पोजीशन से। तो उस बताइए जो कोण बनता है उस कोण को मतलब क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंगल या फिर कैम्बर एंगल या फिर कॉस्ट एंगल या फिर थ्रस्ट एंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबाइंड एंगल बोलते हैं, ठीक है। कंबाइंड एंगल पहला इसका हो जाएगा, ठीक है। कंबाइंड एंगल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि पिटमैन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से दोगुनी हो तो स्टीयरिंग लीकेज अनुपात क्या होगा। 2:1 या 2:1, ये तो डबल ऑप्शन वही हो गया, या 1:2 या 2:3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 1:2 होते हैं, ठीक है। 1:2 होते हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं 99 क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर पावर स्टीयरिंग गियरिंग अनुपात औसत क्या होता है, मैनुअल स्टीयरिंग से 40% कम या फिर मैनुअल स्टीयरिंग के बराबर या फिर मैनुअल स्टीयरिंग से कम या फिर मैनुअल स्टीयरिंग से 10% अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनुअल स्टीयरिंग से 10% और 20% कम, यानी कि 20 लेस दैन मैनुअल स्टीयरिंग, ठीक है। यही आमतौर पर पावर स्टीयरिंग गियर अनुपात का औसत होता है, ठीक है। अब ये बताइए 100वां क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। बताइए आमतौर पर पावर स्टीयरिंग अनुपात कितनी रेंज में होता है, बताइए। 8:2 या 2 से 22:2 तक या फिर 11:2 से 22:2 तक या तीसरा 11:1 से 24:1
1 तक या फिर 10 समन्वय 1 से 18 समन्वय 1 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 11 समन्वय 1 से 24 समन्वय 1 तक। ठीक है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अब तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आपका अब इसके आगे 101 से आएगा क्वेश्चन 120 तक। ठीक है, तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।